कहानी की शुरुआत में हमें जोई नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ जा रही होती है। इसी खुशी में उसकी बड़ी बहन उसे उनके पिता की सबसे पसंदीदा कार गिफ्ट कर देती है। यहाँ जब जोई अपनी मॉम से मिलती है तो पता चलता है कि वह बहुत ही मासूम लड़की है, लेकिन वह बोल नहीं सकती और उसे सुनाई भी नहीं देता। अपने फादर की कार मिलने के बाद जोई बेहद खुश नजर आती है और फिर वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए वह कई जगह रुक रुक कर अपने मोबाइल से सेल्फी लेती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड डैन को भेजती जाती है। उधर डैन भी बेसब्री से जोई का इंतजार कर रहा होता है और उसकी सेल्फी देखकर काफी खुश हो जाता है। वह उसके आने की तैयारी करते हुए घर को फूलों से सजाने लगता है। आगे बढ़ते हुए जोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया होता है। ये देखकर वह अंदर से हिल जाती है और तुरंत वहां से आगे निकल जाती है। फिर ड्राइव करते हुए वह एक ऐसी शॉप पर पहुंचती है जहां काफी महंगी और लग्जरी चीजें रखी होती हैं। वह उनकी फोटो लेकर आगे बढ़ जाती है और उसी फोटो को अपने बॉयफ्रेंड को भेजने ही वाली होती है कि अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई तुरंत ब्रेक लगाकर कार रोक देती है और देखती है कि वह शख्स सड़क पर घायल पड़ा है। उसी समय कुछ बदमाश लोग अपनी गाड़ी में एक और आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही वह भागता हुआ आदमी गिर जाता है, बदमाश अपनी कार से उसे बेरहमी से कुचलकर उसकी जान ले लेते हैं। ये सब देखकर जोई पूरी तरह डर जाती है और उसे लगता है कि अगर इन लोगों ने उसे देख लिया तो वे उसे भी मार देंगे। इसलिए वह जल्दी से अपनी कार पीछे करके उस घायल आदमी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वे सारे बदमाश उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोई खुद को बचाने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। तभी उनमें से एक आदमी जिसके सिर पर वेस्टर्न कैप होता है, वह उसकी कार में घायल पड़े आदमी को देख लेता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने नाइफ से उस पर बार बार वार करते हुए आखिरकार उसकी जान ले ली गई। यह पूरा दृश्य जोई के लिए बेहद दर्दनाक बन चुका था। इसके बाद जब सभी लोग जोई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी जोई तेजी से एक आदमी को धक्का देकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी दौरान ट्रे नाम का एक शख्स अपनी गन से उसके पैर पर गोली चला देता है, जिससे वह वहीं गिर जाती है। इसके बाद सीन अचानक बदलता है और दिखाया जाता है कि वही दरिंदे अब जोई को अपने घर ले जाकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। पहले तो वे उसे कंटीली तारों से बेड पर बांध देते हैं, उसके दोनों हाथ और पैर कसकर जकड़ दिए जाते हैं। साफ दिख रहा था कि जोई खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी है, लेकिन उनकी क्रूरता कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। उसी में से टोपी वाला शख्स जिसने पहले उस आदमी को जोई की कार में बेरहमी से मारा था, अब अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट महसूस कर रहा होता है और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं हालात हाथ से न निकल जाए। वहीं ट्रे जो सबसे आगे था, वह जोई के मुंह में गन डालकर उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। असल में ये सभी एक एक करके ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी बेरहमी और निर्दयता दिखा सके। उसी दौरान जोई नोटिस करती है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। इसके बाद ट्रे उसे कुछ इंसानों की खोपड़ियां दिखाते हुए कहता है कि इनमें से ज्यादातर उसके परदादा ने मारे थे और अब वह भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है। ट्रे का मकसद साफ था, जोई को डराना और उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना। फिर वह एक खास खोपड़ी दिखाकर बताता है कि यह अपाची चीफ मंगस कोलोरेट्स की है। वह समझाता है कि उसके परदादा ने उसे कैसे फंसाया और फिर बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी अपने पास रख ली ताकि अपनी ताकत का सबूत दे सके। इसी सोच के साथ ट्रे आज भी अपने परदादा की वही क्रूर विरासत आगे बढ़ा रहा था और जोई को बांधकर लगातार टॉर्चर कर रहा था। उधर दूसरी तरफ डैन अपनी होने वाली पत्नी जोई का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह वापस नहीं आती। जब वह उसके भेजे गए फोटो देखता है तो उसमें उसे एक रोड साइड बोर्ड नजर आता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि जोई किस दिशा में गई होगी। वह तुरंत न्यू मैक्सिको पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर निकालता है और मदद लेने की कोशिश करता है। इधर दरिंदे रात में आराम से बैठकर ताश खेलते हुए अपने मजे ले रहे होते हैं, लेकिन टोपी वाला आदमी काफी गुस्से में दिखाई देता है। उसका मानना था कि अगर जोई यहाँ उस समय मौजूद होती तो हालात को देखते हुए टोपी वाला आदमी कहता है कि अगर लड़की जिंदा रही तो वे सब फंस सकते हैं, लेकिन ट्रे अभी भी अपनी क्रूर सोच पर अड्डा रहता है। वो बोलता है कि नहीं, वह मेरे बहुत काम आने वाली है। इस पर टोपी वाला आदमी डर जताते हुए कहता है कि अगर यह मामला मीडिया में चला गया तो तूफान की तरह फैल जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर बाकी लोगों के चेहरों पर भी हल्का डर साफ नजर आने लगता है। इसी बीच ट्रे एक डील बनाता है और कहता है कि हम ताश खेलेंगे। अगर मैं जीत गया तो लड़की मेरे पास रहेगी, और उसका मतलब था कि वह उसे और ज्यादा तकलीफ देगा और उसका गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर टोपी वाला जीत गया तो वह उसे मारकर ठिकाने लगा देगा। यानी किसी भी हालत में जोई के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी लोग खेल शुरू कर देते हैं और काफी देर बाद ट्रे
यह गेम हार जाता है। उधर जोई अब भी उसी बुरी हालत में बेड पर पड़ी होती है, लेकिन अचानक उसे होश आता है और वह अपने हाथों को कंटीली तारों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। उसके हाथ पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। जैसे ही वह भागने के करीब पहुंचती है, टोपी वाला दरिंदा उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जोई अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती है, लेकिन वह काफी घायल हो चुकी होती है। आखिरकार वह आदमी उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से उसके पेट में बार बार चाकू मार देता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर डैन न्यू मैक्सिको पहुंचकर एक होटल में ठहर जाता है, क्योंकि वह अगले दिन पुलिस को बताने वाला होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लापता हो गई है। अगले दिन वह अपने कुत्ते के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने निकलता है। तभी अचानक उसे जमीन में दबा हुआ एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। दरअसल उन लोगों ने जोई को मारकर वहीं दफना दिया था। डैन उसे बाहर निकालता है और उसे पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह पानी नहीं पीती, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी होती है। इसके बाद वह उसे अपने घर ले जाता है और रात में जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर उसके जख्मों पर लगाता है और अजीब तरह से मंत्र पढ़ते हुए झाड़ फूंक करने लगता है। असल में वह एक तांत्रिक होता है। उसके ऐसा करते ही उसे एहसास हो जाता है कि जोई के साथ क्या हुआ था। उसी समय अचानक जोई सांस लेने लगती है, उसका शरीर हवा में उठने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। इससे पहले कि वह तांत्रिक को नुकसान पहुंचाए, वह उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, जोई का शरीर फिर से सक्रिय हो जाता है और वह उठकर सड़कों पर निकल आती है। इस बार उसका शरीर अजीब तरीके से चल रहा होता है। तभी उसे सड़क पर एक फोन बूथ नजर आता है और वह डैन को कॉल करती है। कॉल उठाते ही डैन रोते हुए पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढते हुए न्यू मैक्सिको पहुंच चुका हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहते ही उसी वक्त जोई के पास एक पुलिस कार आकर रुकती है। जैसे ही वह उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक उसे एहसास होता है कि यह वही शख्स है जिसने उसे पहले टॉर्चर किया था। उसे देखते ही जोई के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और वह तुरंत पास ही मौजूद एक बार की तरफ बढ़ जाती है, जहां वह घुस जाता है। जैसे ही यह आदमी पीछे मुड़ता है, वह डर से कांप उठता है, क्योंकि जोई का चेहरा अब बेहद खौफनाक लग रहा होता है। बिना समय गंवाए जोई एक बोतल उठाकर सीधे उसके पेट में घोंप देती है और उसका पेट फाड़ देती है। इसके बाद वह उसका पेट चीर कर अंदर हाथ डालती है और उसकी अंतड़ियां बाहर खींच लेती है। वह उन्हें और दूर तक खींचती जाती है। बार का मालिक अपनी शॉटगन लोड करके जैसे ही फायर करने की कोशिश करता है, जोई एक कुर्सी फेंक कर उसे मार देती है और उसी दौरान एक और आदमी की आंखें फोड़ देती है। वहीं जो आदमी ट्रे के साथ मिला हुआ था, वह डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जोई बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती और उसे भी मौत के घाट उतार देती है। इधर डैन अब और इंतजार नहीं कर पाता और तुरंत उस लोकेशन पर निकल जाता है जहां से जोई का कॉल आया था। वहां पहुंचकर वह देखता है कि पुलिस पहले से मौजूद है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। डैन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी 1 घंटे पहले उसे कॉल किया था और वह पिछले 3 दिनों से लापता है, जिसकी रिपोर्ट उसने पहले ही दर्ज करवाई हुई है। लेकिन पुलिस उसे कल आने को कहकर वहां से जाने के लिए बोल देती है। तभी डैन को ट्रे दिखाई देता है और वह उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी गर्लफ्रेंड जोई को देखा है, क्योंकि वह 3 दिनों से गायब है। असल में वहां मौजूद सभी लोग वही थे जो उस हादसे में शामिल थे और जिसे अभी थोड़ी देर पहले जोई ने मार दिया था। डैन की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब डैन बताता है कि जोई ने उसे 1 घंटे पहले कॉल किया था, तो सब सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि जिसे उन्होंने मारकर दफना दिया था, वो कॉल कैसे कर सकती है। डैन को तो अभी भी यही लग रहा होता है कि जोई जिंदा है, लेकिन असल में वह यह नहीं जानता कि सामने खड़े लोग ही उसके कातिल हैं। अगले दिन सभी दरिंदे उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने जोई को दफनाया था, लेकिन वहां उसकी लाश मौजूद नहीं होती। ट्रे को लगता है कि शायद किसी जानवर ने उसे खोद लिया होगा या कोई नरभक्षी उसे ले गया होगा। लेकिन अब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि डैन जिस लड़की की कॉल की बात कर रहा है, वह कौन है और उसके दोस्त को किसने मारा। यह पूरा मामला उनके लिए बहुत ही उलझन भरा बन चुका था और पहली बार उनके अंदर डर साफ नजर आने लगा था। आखिरकार वे सभी तय करते हैं कि अब इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उधर जोई की बॉडी एक गैराज में फिर से हिलती है। वह धीरे धीरे उठती है और एक शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखकर रोने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे सफेद कपड़ा हटता है और उसे कई सारे हथियार और औजार दिखाई देते हैं, जिनमें उसे तीर कमान भी मिलता है। वह उसे उठाकर आगे बढ़ जाती है। अब जोई एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो मौत का खौफ बनकर अपने सामने आने वाले हर इंसान को कांपने पर मजबूर कर देगी। इधर सभी लोग अपने अपने सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। पैकिंग करके वे लोग जैसे ही वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं में से एक साथी दूसरी तरफ कार की ओर बढ़ता है। तभी वह देखता है कि उसकी कार के सारे टायर तीरों से मारकर पंक्चर कर दिए गए हैं। वह घबराकर तुरंत ट्रे को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि जोई आ चुकी है। ठीक उसी वक्त जोई उसके सामने आ जाती है और अपने हाथ में लिए तीर कमान से उसके पैर पर वार करके उसे गिरा देती है। फिर वह उसके पास जाकर लगातार कई तीर उसके शरीर में मारती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसे मारकर उसे कुछ सुकून तो मिलता है, लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ होता। यह भी साफ नजर आता है कि जब जब जोई अपना बदला लेती है, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं
और वह एक आम लड़की से बदलकर किसी अलौकिक और ताकतवर शक्ति जैसी बन जाती है। इसी दौरान जब जोई रोते हुए शीशे में खुद को देख रही होती है, तभी उसे अचानक दर्द महसूस होता है। जैसे ही वह अपने हाथों की पट्टियां हटाती है, उसे दिखाई देता है कि उसके हाथों में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, यानी उसकी बॉडी पूरी तरह सड़ने लगी थी। इसके बाद जोई उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती है जिसने उसे यह शरीर वापस दिया था। तांत्रिक अपनी वैन से बाहर आता है और देखता है कि जोई उसके पास बैठी हुई है। वह उससे कहता है कि जितना हो सका उसने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने उन लोगों की क्रूरता देखी तो उसने उसे वापस जीवन में लाने का प्रयास किया। तांत्रिक आगे बताता है कि वापस आते वक्त जोई अकेली नहीं थी। असल में मंगस कोलोर्ड्स नाम की एक आत्मा, जिसे लगभग 100 साल पहले एक गोरे व्यक्ति ने बेरहमी से मार दिया था, उसी की बात वह कर रहा होता है। यही वही आत्मा थी जिसे ट्रे के परदादा ने मारा था। तांत्रिक समझाता है कि जब वह जोई के शरीर को जोड़ रहा था, तभी मंगस कोलोर्ड्स की आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ गई और दोनों एक हो गए। इसी वजह से जब भी जोई ट्रे के लोगों को देखती है तो उसके अंदर मंगस की आत्मा जाग जाती है और वह बदला लेने लगती है। इस पूरे मामले में अब 2 बदले एक साथ चल रहे थे, जोई का और मंगस कोलोर्ड्स का, क्योंकि उसकी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिली थी और वह सालों से वहीं भटक रही थी। तांत्रिक जोई से कहता है कि यह शरीर ज्यादा देर उसका साथ नहीं देगा, इसलिए उससे पहले ही उसे अपना बदला पूरा कर लेना चाहिए। इधर डैन अपनी उंगली में जोई की दी हुई अंगूठी देखकर रोता है और गुस्से में दीवार पर हाथ मारता है। उसे अब पूरा यकीन होने लगता है कि शायद जोई अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसी वक्त दिखाया जाता है कि बाहर कहीं जोई उसे महसूस करके उसके लिए रो रही होती है। तभी उसे शीशे पर लिखा हुआ मिलता है, प्लीज फॉरगेट मी। ये देखकर उसे एहसास होता है कि जोई कहीं ना कहीं उसके आसपास ही मौजूद है। उसी समय ट्रे कमरे में आकर डैन पर हमला करता है और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके साथी की गर्दन में एक तीर आकर लगता है। यह तीर जोई ने ही चलाया था। जोई को सामने देखकर तीनों दहशत में आ जाते हैं और तुरंत कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोई उनका पीछा करते हुए कार पर चढ़ जाती है और ट्रे के साथी से भिड़ जाती है। वह अपने तीर से उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और उसे रोक लेता है। इसी बीच वह अपना चाकू निकालकर दोबारा उसने उसी तरह चाकू घोंपकर उसके पेट में वार कर दिया, लेकिन इस बार जोई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जोई पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे उठाकर कार के मिरर पर दे मारती है। फिर वह उसी का चाकू उठाकर जैसे ही उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ट्रे अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिससे जोई सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद ट्रे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाकर उसे कुचल देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इस बार भी जोई को कुछ नहीं होता। वह धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। ये देखकर ट्रे पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि यह सब कैसे हो रहा है और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में तांत्रिक अपनी वैन के अंदर से देखता है कि जोई अपने टूटे हुए हाथों को बिना दर्द के दोबारा जोड़ रही होती है। फिर वह अपने पेट की अंतड़ियों को बाहर निकालकर उनमें बालू और कंकड़ भरती है और टेप से उसे वापस बंद कर देती है। उसी वक्त उसके शरीर के अंदर से मंगस कोलोर्ड्स की आत्मा बाहर निकल आती है, जो बेहद गुस्से में होती है और बदले की आग में जल रही होती है। अब क्योंकि जोई का तीर कमान टूट चुका था, वह उसी जगह से पुराने हथियार निकालती है जो लगभग 100 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। फिर वह अपने बदले को पूरा करने के लिए वही पुराना माला भी अपने गले में पहन लेती है। इधर ट्रे डैन को लेकर पहाड़ी इलाके में अपने असली ठिकाने पर पहुंचता है, जहां उसकी गैंग मौजूद होती है। वहीं उसका वही साथी जिसकी गर्दन में जोई ने तीर मारा था, अब भी दर्द में तड़प रहा होता है। वह ट्रे से कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन ट्रे उसे वहां से हिलने भी नहीं देता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। ट्रे डैन को बताता है कि वे जिस लड़की का इंतजार कर रहे हैं वह वही है जिसे उन्होंने मारकर दफना दिया था। और जब डैन ने उसकी फोटो दिखाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया, तभी उसे समझ आ गया था कि उसे खत्म करने के लिए डैन को रोकना जरूरी था। यह सुनकर डैन टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी ट्रे को पता चलता है कि उसका एक साथी वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके गर्दन में अब भी तीर फंसा हुआ है। ट्रे उसे रोकने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन उसी वक्त जोई अचानक उसके सामने आ जाती है और लोहे की रॉड से वार करके सीधे उसके गले में घोंप देती है, जिससे उसकी कार पलट जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब ट्रे और उसके साथी पूरी तरह यकीन करने लगते हैं कि उसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। ट्रे उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन जोई खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाती है। उसके साथी चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। जैसे ही ट्रे का एक साथी उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, जोई अचानक उस पर हमला करती है और उसके गले में फंदा डालकर उसे वहीं खत्म कर देती है। फिर वह उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। दूसरा साथी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से हमला करते हुए जोई उसका भी काम तमाम कर देती है। वहीं टोपी वाला आदमी जैसे ही उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, वह देखता है कि जोई ने उसके साथी की अंतड़ियां निकालकर उसी से
से उसे टांग दिया है। तभी जोई उसके सामने आ जाती है, लेकिन वह गोली चला देता है। उसी वक्त मंगस कोलोरेट्स की आत्मा उस पर वार करके उसे घायल कर देती है। इधर ट्रे जब अंदर आता है तो वह देखता है कि जोई उसके साथी को बेरहमी से फाड़ रही है और उसका दिल निकाल कर सामने रख देती है। ट्रे के सामने ही वह उस दिल को इस तरह खाने लगती है जैसे कोई दानव हो। दिमाग ही पूरी तरह हिल चुका होता है। इधर डैन भी पागलों जैसी हालत में आ जाता है और चिल्ला चिल्लाकर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड से कहता है कि किसी को भी मत छोड़ना। उसी वक्त उस जगह पर शेरिफ भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली होती है कि ट्रे ने डैन को किडनैप करके यहाँ रखा है। लेकिन ट्रे उस पर गोली चला देता है और उसे घायल करके वहाँ से कार लेकर भाग निकलता है। इधर जोई अपने प्यार डैन के पास आती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह तो पहले ही मर चुकी है, इसलिए वह अपना चेहरा डैन को नहीं दिखाना चाहती और वहाँ से ट्रे को खत्म करने निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है जिसने जोई को वापस जिंदा किया था। अब ट्रे को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि जिस तरह जोई को मारा गया था उसका वापस जिंदा होना लगभग नामुमकिन है, और अगर कोई यह कर सकता है तो वह सिर्फ यही तांत्रिक हो सकता है। यहाँ तांत्रिक बताता है कि ट्रे के परदादा ने अपाची चीफ मंगस कोलोरेट्स का सिर काट दिया था। ये सुनते ही ट्रे गुस्से में आकर उसे गोली मारकर गिरा देता है और अपने साथ लाए गए सभी स्कल्स के साथ उस पवित्र जगह पर मंगस कोलोरेट्स के स्कल को भी जलाकर खत्म करना चाहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वह स्कल वहां से गायब हो चुका है। इधर डैन के पास पुलिस पहुंच जाती है और वह अपना बयान देकर जोई के बारे में पूरी बात बताता है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उधर जोई ट्रे की माँ के पास पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि ट्रे का छोटा भाई खुदकुशी कर चुका है और अब उसके परिवार में सिर्फ ट्रे और उसकी माँ ही बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। उसी समय जोई और मंगस कोलोरेट्स की आत्मा मिलकर अपना बदला पूरा करते हैं और अब बारी ट्रे की होती है। ट्रे अपने पास लाए गए मंगस के स्कल को ढूंढते हुए जोई को देख लेता है, जो उस स्कल को हाथ में लेकर खेल रही होती है। ट्रे पीछे हटकर अचानक चेनसो निकाल लेता है और जोई पर हमला कर देता है। जोई बार बार उस पर वार करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रे के साथ लड़ाई के दौरान वह उसके पैर पर वार करके उसका एक हाथ काट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन इससे पहले कि जोई उसे खत्म कर पाए, ट्रे चेनसो उसके पेट में घोंप देता है। फिर भी जोई आखिरी ताकत से अपने हथियार से ट्रे का सिर धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी दौरान डैन वहां पहुंचता है और जोई को गड्ढे में गिरा हुआ देखता है। उसका शरीर लगभग आधा कट चुका होता है। जोई साइन लैंग्वेज में उसे आई लव यू कहती है। ये देखकर डैन रोते हुए आई लव यू टू कहता है। फिर उस पर केरोसिन डालकर लाइट जलाकर उसे आग लगा देता है। क्योंकि मंगस कोलोरेट्स की आत्मा भी जोई के अंदर थी, वह सच्चे प्यार के जरिए मुक्त हो जाती है और दोनों आत्माएं अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। अंत में तांत्रिक डैन से कहता है कि उसने जो किया वह सही था, क्योंकि और कोई यह नहीं कर सकता था। जोई की आत्मा अब इस क्रूर दुनिया से दूर किसी शांत और पवित्र जगह पर उसका इंतजार करेगी और इसी के साथ यह खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।